हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार सैनी। आज हम बात करेंगे मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में। जैसे हमने कुछ टॉपिक लिए हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड पीएच, रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, ब्लड शुगर कितना होता है, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स एंड ब्लड कितना होता है हमारी बॉडी में, एचबी कितना होता है यानी हीमोग्लोबिन, हार्ट रेट कितनी होती है और बॉडी टेम्परेचर एंड आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट एंड ऑक्सीजन लेवल कितना होता है। एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितना होना चाहिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा ब्लड। तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितना होता है, तो देखो दोस्तों, मेल में होता है 5 से 6 लीटर और फीमेल में होता है 4.5 से 5.5 लीटर। उसके बाद में हम बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो हमारी बॉडी में नॉर्मल आरबीसी काउंट होती हैं, मेल में होती हैं 5.5 मिलियन और फीमेल में होती हैं 4.5 से 5 मिलियन। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है नॉर्मल 600 से 800। और प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट होती हैं नॉर्मल 1.5 लाख से 4 लाख। हमारी बॉडी में 3 प्रकार की सेल होती हैं, ये तीनों सेल होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट काउंट। तो अब हम जानते हैं कि प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी ये तीनों सेल हमारी बॉडी में क्या काम करती हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक लेते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं? वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं वो अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। यह संक्रमण और भड़काऊ प्रतिक्रियाओं से लड़ने में शामिल होती हैं। संक्रमण से लड़ती हैं और जो कोई भी भड़काऊ जो प्रतिक्रियाएं होती हैं हमारी बॉडी में, उनसे लड़ने में ये शामिल होती हैं। श्वेत रक्त जो डब्ल्यूबीसी हैं उनमें गड़बड़ी होने से या तो बढ़ जाए या घट जाए तो आपको क्या हो सकता है, जैसे ल्यूकोसाइटिस हो सकता है और ऑटो इम्यून न्यूट्रोपेनिया भी हो सकता है और साइक्लिक न्यूट्रोपेनिया आदि का आपको खतरा हो सकता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी सेल आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं? यह पोषक तत्व हीमोग्लोबिन के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। आरबीसी की संख्या और बढ़ने से मानसिक और शारीरिक सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आरबीसी की संख्या बढ़ने या घटने से मानसिक और शारीरिक सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरबीसी की कमी से एनीमिया बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। हाँ तो दोस्तों, अब इसके बाद में आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट में हमारी शरीर में क्या भूमिका रहती है? शरीर में जब कहीं भी चोट लग जाए या फिर कट लग जाए तो प्लेटलेट की जो कोशिकाएं हैं वो ब्लड को थक्के के रूप में परिवर्तित कर देती है, यानी कि थक्का बना देती है, जिसमें ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर प्लेटलेट की संख्या में कमी हो जाती है तो ब्लड के थक्के नहीं बनते, तो एक गंभीर स्थिति भी बन सकती है, पेशेंट को खतरा भी हो सकता है। तो अगर प्लेटलेट डाउन जाती हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं हैं। उसके बाद में आता है एचबी यानी हीमोग्लोबिन। एचबी क्या होता है? मेल में कितना होता है, इसकी नॉर्मल रेंज। फीमेल में क्या होती है इसकी नॉर्मल रेंज? मेल में होती है 13.5 से 17.5 ग्राम और फीमेल में होती है 12.5 से 15.5 ग्राम। अब उसके बाद में आता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी बीपी। बीपी जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका होता है 90 से 55 mmHg और अडल्ट में होता है 120 mmHg और ओल्ड एज में होता है 150 से 90। अब अडल्ट एज की बीपी हाई कब माना जाएगा, कब होगा? जब उसका बीपी 140/90 हो तो उसको हम हाई कह सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, और अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन।
तो हम इसके साथ साथ में ये भी जान लेते हैं कि लो बीपी कितना होता है। अगर लो बीपी 90/60 है तो उसको हम लो नहीं कह सकते, लेकिन अगर 90/60 से अगर वो डाउन जाता है तो हम उसको लो कह सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों। इसके साथ में ये भी हम जान लेते हैं कि बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। जिसे बीपी नापा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, स्पिग्नोमैनोमीटर। क्या कहते हैं, स्पिग्नोमैनोमीटर। अब इसके साथ में एक बात और है, बीपी को जैसे 120/80 लिखा जाता है, तो इसको 120/80 क्यों लिखा जाता है? इसमें 120 क्या होता है और 80 क्या होता है? तो 120 होता है सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक। अब इसके साथ में ये भी पता होना ज़रूरी है कि सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कितना है। इससे ये पता चलता है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कितना है। और डायस्टोलिक से पता चलता है, इसका मतलब है कि ड्यूरिंग रिलैक्सेशन कितना है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं हार्ट रेट एंड पल्स रेट। हार्ट रेट क्या होती है, हार्ट रेट और पल्स रेट क्या होती है? दिल की धड़कन और पल्स रेट दोनों एक ही होती हैं, लेकिन जितनी बार दिल धड़कता है उतनी ही बार पल्स होती हैं। नॉर्मल पल्स रेट यानी हार्ट रेट कितनी होती है? 72 पर मिनट। एक सामान्य, एक स्वस्थ व्यक्ति की नॉर्मल हार्ट रेट होती है 72 पर मिनट। और ये हाई कब मानी जाती हैं? जब किसी पेशेंट की 90 से 120 पर मिनट हो जाए तो इसको हम हाई कह सकते हैं। लेकिन अगर 60 से 100 भी हम इसको नॉर्मल में मान सकते हैं। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हार्ट रेट बढ़ी हुई होती है। कितनी होती है? 140 पर मिनट। कितनी होती हैं? 140 पर मिनट। जब बच्चा 1 साल का होता है, जब तक उस बच्चे की हार्ट रेट 120 हो जाती है, यानी धीरे धीरे उस बच्चे की कम हो जाती हैं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद पता लगाया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति का हेल्थ कितना फिट है या अनफिट है। अब बीएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं? बीएमआई को कैलकुलेट करने के लिए आपकी कितनी हाइट है वो पता होना चाहिए, कितना वेट है ये भी हमें पता होना चाहिए। वो पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है, उसकी वजह से बीएमआई कैलकुलेट कर लिया जाता है। देखिए, अगर बीएमआई की वैल्यू जितना डाटा यहाँ दिखाया गया है, ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। ये डाटा बीएमआई है। अगर बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद आपकी बीएमआई की वैल्यू है जैसे लेस देन 18.5, यानी कि 18.5 से अगर कम है तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में आएंगे। तो इसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेने की ज़रूरत है। अगर आप बीएमआई की वैल्यू जैसे 18.5 से 24.9 है तो आप नॉर्मल वेट कैटेगरी में आएंगे। और वहीं अगर आपकी वैल्यू 25 से 29.9 हो जाए तो आप ओवर वेट कैटेगरी में आते हैं। और अगर 30 से ज़्यादा हो जाए तो आप ओबेज हो, यानी मोटापा स्टार्ट हो गया या मोटापा हो चुका है। ओबेज में भी स्टेप आती हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अब आता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन रेट कितनी होती है? एक नॉर्मल हेल्थ पर्सन की रेस्पायरेशन रेट होती है
12 से 16 पर मिनट। और अगर बच्चों में देखा जाए 1 साल से 3 साल के बच्चों का रेस्पायरेशन कितना होता है, 44 पर मिनट होता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे ऑक्सीजन लेवल। एक नॉर्मल व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 94 होता है। ऑक्सीजन लेवल को जैसे हम SpO2 भी कह सकते हैं, सैचुरेशन भी कह सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 है तो उस पेशेंट, वो व्यक्ति एकदम बेस्ट है। और अगर किसी पेशेंट का 90 से 93 है तो उसको हम लो कह सकते हैं। उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को बेड रेस्ट की आवश्यकता है, उसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पेशेंट का 80 से 89 है, यानी 80 से 89 है, तो इसको हम वेरी लो कह सकते हैं। और इसके लिए तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि आप खतरे में भी पड़ सकते हैं। इसके बाद में आता है ब्लड शुगर। देखो, अगर ब्लड शुगर 70 से 100 आता है तो फास्टिंग माना जाएगा। और अगर 70 से 140 आता है, अगर फास्टिंग में 70 से 100 आता है तो नॉर्मल है। और अगर खाना खाने के बाद में 70 से 140 आता है तो ठीक है। अगर 100 से 125 आता है तो आप प्री डायबिटिक के कैटेगरी में आते हैं। अगर 125 से ज़्यादा आए तो आप डायबिटिक में माने जाएंगे। अब इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक है बॉडी टेम्परेचर। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? एक नॉर्मल व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर होगा 97.5 से 98.6 फ़ारेनहाइट। इसको हम फ़ारेनहाइट में भी ना माप सकते हैं और सेल्सियस में भी ना माप सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको हम क्या कहेंगे? लो फीवर। और अगर किसी पेशेंट को 100 से 102 फ़ारेनहाइट है तो हाई फीवर है, तो उस टाइम डॉक्टर से सलाह लें। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।